हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है। यहाँ पर जो समीकरण होगा वो दो चर में होगा और दो चर वाले यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा और उससे हल मांगेगा। यानी एक्स और यदि दो चर में यानी एक्स और वाई में यदि समीकरण होगा तो एक्स और वाई का हल मांगेगा, यानी उसी को हम हल कहते हैं। एक्स का मान वाई का मान को ही हम हल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी चैप्टर में दो समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए, जो कि हर साल बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, और हर साल पूछता है। तो इसमें कुछ जो है शब्द से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा, आयु से रिलेटेड, रेलगाड़ी से रिलेटेड, और वो भी 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इन तमाम क्वेश्चन को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यदि तुमसे दो चर वाले, यहाँ पर देखो चर x यूज हो रहा है और चर y, तुम लोग कहेगा a भी तो चर है, नहीं, यहाँ पर a कोई गुणांक है, x का गुणांक है a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 है ना, कोई भी अचर आ सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर x यहाँ चर का काम कर रहा है, y भी चर का काम कर रहा है। तो ये दो चर में क्या है, एक समीकरण है, इसलिए इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ हम एक रैखिक समीकरण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ दो रैखिक समीकरण, इसलिए यहाँ पर बोला गया है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे वो जोड़ा में होंगे, युग्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दूसरा जो समीकरण होगा वो भी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम दो समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी समीकरण का युग्म पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दो समीकरण है इसलिए हम क्या कहेंगे, यदि इसको हम पहला समीकरण बोले और इसको हम दूसरा समीकरण बोले तो यहाँ पर a को हम बोलेंगे a1, b को बोलेंगे b1 और c को बोलेंगे c1। और चूंकि इस समीकरण को हम दूसरा समीकरण बोले हैं इसलिए x के गुणांक को बोलेंगे a2, y के गुणांक को बोलेंगे b2 और अचर पद को बोलेंगे c2। तो यहाँ पर दो समीकरण यानी समीकरण का युग्म दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इस तरह का युग्म दिया रहेगा और कहेगा इसका हल निकालिए। हल कहने का मतलब x का मान निकालिए और y का मान क्या होगा, यानी दोनों x और y ही यहाँ पर हल कहलाएगा, ठीक है। वहां पर बहुपद में x का वैल्यू जो आता था उसको हम कहते थे शून्यक। वही x और y का वैल्यू यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हल बोलेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या कहेंगे, इसको हल। वहां पर शून्यक, यहाँ पर हल, ठीक है। सेंस वही है। यहाँ देखो x और y का वैल्यू यदि इसका हल होगा, यानी इस समीकरण का हल होगा ना, तो x और y का वैल्यू रखेगा ना तो बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। तो सेंस तो वही है, लेकिन वहां पर हम शून्यक बोलते हैं, यहाँ पर हम हल बोल लेंगे। और द्विघात समीकरण में जब x का वैल्यू निकालेंगे ना तो वहां पर हम कहेंगे मूल, वहां पर कहेंगे हम मूल, वहां कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ कहेगा हल ज्ञात कीजिए, और बहुपद में कह रहा था शून्यक ज्ञात कीजिए। होता है सब एक ही चीज, लेकिन
कहने का अर्थ मतलब कहने का सेंस बदल जाता है, मतलब अलग अलग ढंग से बोला जाता है। तो यहाँ पर कहेगा कि हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये मानक रूप है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, इसको हम मानक रूप बोलेंगे, मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, तो ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। दोनों का पूछेगा, युग्म का पूछेगा तो दोनों रहेगा, और नहीं तो सिर्फ पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहीं तक पूछेगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तब सिर्फ एक अकेला होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बोलेंगे बराबर 0, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। हमसे युग्म तो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। और द्विघात बहुपद का क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था, ठीक है। और रैखिक समीकरण का था ax प्लस b था। तो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जबकि दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर तो चर अकेला है, एक ही चर यूज हुआ है x, यहाँ पर दो चर बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ दो चर लिया है x और y, दो चर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज पर आते हैं, क्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। कैसे, तो बोलो जब a का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुना x 0 हो जाएगा, और प्लस बी वाई प्लस सी, फिर तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, फिर दो चर रहा का, इसलिए a भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब कहेगा b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर हम b का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 गुना y 0, तो ये पूरा 0, तो हो जाएगा ax प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ax प्लस सी क्या हो गया, एक चर वाला हो गया, y तो खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर न तो a 0 होना चाहिए न तो b का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या रहेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, और नहीं तो फिर एक चर में बदल जाएगा। यदि a और b में से कोई 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं रह करके किस में चला जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चला जाएगा। और यदि दोनों 0 हो जाए तब तो यहाँ न तो तब तो कोई चर, एक भी चर में नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर पूरा 0, अब b का भी 0 रखेंगे यदि 0, तो फिर तो अचर पद होगा, यहाँ पर क्या होगा, अचर पद बचेगा, सिर्फ c बचेगा, इसलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 में क्या कह रहा है, इसमें बनाना नहीं है, इसमें सिर्फ क्या कह रहा है, इसमें जो है ना समीकरण निकालने बोल रहा है, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करने कह रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही दे दिया, थोड़ा सा है ना, ग्राफ रूप में व्यक्त करने बोल दिया, तो इसमें तो ग्राफ चाहिए, ग्राफ कॉपी चाहिए, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी तुम लोग को लाना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी में बताना होगा, ग्राफीय निरूपण ये है ना,
इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। ठीक है, चलो देखो आप इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ विधि से हल करने बोल रहा है, ग्राफ को की है ही नहीं के ऊपर। प्रश्नावली जो है 3.2 देखो, और 3.2 का 1 नंबर भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये भी अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं कितना नंबर, 2 नंबर। ठीक है, तो इसको बाद में बता देंगे ग्राफ विधि से। ठीक है, और नहीं तो कहेगा तो अभी ये बता देते हैं, फिर बता दें अभी क्या। चलो छोड़ो, बता देते हैं। चलो 3.1 ही देखो, 1 नंबर देखो यार। क्वेश्चन में क्या करा, कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब जानता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 7 साल पहले कहता मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था? अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले तुमसे, किससे? अपनी बेटी से कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। यानी 7 साल पहले 7 गुना था। कौन? आफ्ताब। किससे? अपनी पुत्री से। और फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता कि अभी जो उम्र है मेरा, इसके 3 साल बाद तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो कहता है फिर इसका आयु ज्ञात करना है, यानी ग्राफ रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, यानी ये समस्या दे देगा और उसका हल करने कहेगा और 5 नंबर में देता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले का बात कह रहा है, अब फिर 3 साल बाद का कह रहा है ना। लेकिन वर्तमान उम्र होगा तब ना 7 साल पहले। जैसे अभी का उम्र मान लेते हैं किसी का 15 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा? 8 साल का। तो अभी का मालूम होगा तब ना हम 8 से 7 साल पहले का उम्र ज्ञात कर पाएंगे। मान लेते अभी का पते नहीं है और कहे कि तुम्हारा बताओ तो 7 साल पहले कितना उम्र था। तो अभी पता होगा तब ना कि हमारा अभी कितना है, 20 साल है कि 25 साल है। तुमको अभी का मालूम होगा तब उसमें से तुम 7 साल घटा देगा तो 7 साल पहले का निकल जाएगा। यदि तुमको अभी का उम्र मालूम हो जाए कि अभी नहीं, अभी उम्र है 20 साल, तो 7 साल पहले कितना होगा? 13 साल। 20 में 7 घटा देगा। तो वर्तमान उम्र, जो अभी का उम्र को हम क्या कहते हैं? वर्तमान उम्र। तो सबसे पहले आफ्ताब का वर्तमान उम्र पता करना होगा और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र पता करना होगा। तो ये तो हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं है कि वर्तमान उम्र कितना है। ठीक है, तो हमको मान लेना होगा वर्तमान उम्र कितना है। तो देखो मान लेते हैं कि माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र बोले या वर्तमान आयु बोले, आयु कितना हो जाएगा? मान ली हम x वर्ष,
कितना वर्ष हो गया? हम मान लिए कि आफताब का वर्तमान आयु है x वर्ष तथा उसकी पुत्री का, क्योंकि पुत्री से कह रहा है, यानी आफताब अपना जो उम्र का जो क्या कर रहा है, डिफरेंस बता रहा है, यानी है ना, तुलना कर रहा है। वो किससे कर रहा है? अपनी पुत्री से, यानी बेटी से। तो लिखेंगे पुत्री का वर्तमान आयु बराबर कितना? y वर्ष। देखो दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चर कितना हो गया? 2 ठो, है ना। तो आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हमसे कह रहा है, यानी कि 7 साल पहले आफताब का उम्र उसकी पुत्री के उम्र से 7 गुना था। तो 7 साल पहले उम्र निकालना पड़ेगा कि 7 साल पहले कितना उम्र था। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसका उम्र? आफताब का, आफताब का उम्र या आयु कितना हो जाएगा? तो बताओ, अभी वर्तमान मतलब अभी, अभी है उसका उम्र x, 7 साल पहले कितना होगा? तो 7 साल पहले 7 साल घटा देंगे तो हो गया x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, x माइनस 7 वर्ष हो गया। उसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का, यानी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? तो अभी है पुत्री का कितना? y, 7 साल पहले कितना होगा? तो 7 साल घटा दो तो कितना होगा? y माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है फिर कितना? 3 वर्ष बाद, क्या कर रहा है? 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष चलो पहले लिख लो। तो यहाँ पर क्या करा? प्रश्न से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पूर्व मैं कौन? आफताब। तो 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले जो है कितना उम्र था आफताब का? x माइनस 7। और फिर कह रहा है कि तो पुत्री का उम्र 7 साल पहले कितना होगा? तो पुत्री का अभी है y, तो 7 साल पहले y माइनस 7 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? ये है आफताब और ये है उसकी पुत्री, और इसका आफताब का उम्र है 7 साल पहले x माइनस 7 और उसकी पुत्री का उम्र है 7 साल पहले y माइनस 7। और ये आफताब कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का 7 गुनी आयु का था। नहीं, तो ये 7 गुना है, ये 7 गुना है। इसमें 7 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। मान लेते हैं कि ये 3 साल इसका उम्र है और इसका 21 साल उम्र है, तो बोलो इसका 7 गुना हुआ कि नहीं हुआ? यानी आफताब का उम्र मान लेते हैं 21 वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र 3 वर्ष है। तो बोलो आफताब का उम्र जो है उसकी पुत्री के उम्र का 3 गुना है कि नहीं? 3 सत्ते 21 है ना, 21। इसका 3 गुना है ये, है ना। उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं। तो बताओ ये दोनों का उम्र बराबर करना चाहते हैं, कैसे बराबर होगा? तो जब ये 7 गुना है तो इसमें 7 गुना कर देंगे तो बराबर होगा? नहीं होगा बराबर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि आफताब का उम्र जो है वो 7 साल पहले का जो उम्र है ना, 7 साल पहले उसकी पुत्री का जो उम्र है उससे ये 7 गुना है, 7 गुना है। तो किसका 7 गुना है? जिसका 7 गुना है उसी में 7 से गुना करो, बराबर हो जाएगा। तो पुत्री के उम्र का 7 गुना है ये, तो पुत्री में ही क्या करेगा? 7 से गुना। जिसका 7 गुना है उसी में 7 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा दोनों। तो ये कह रहा है आफताब कि मैं तुमसे 7 गुना था। किससे 7 गुना? उसकी पुत्री से। तो पुत्री में 7 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा 2 चर में। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? x माइनस 7 बराबर, देखो 7 गुना y 7y माइनस प्लस माइनस 7 गुना 7 49। ठीक है, अब यहाँ से देखो x ये माइनस 7 प्लस 7y को इधर ले आएगा माइनस 7y, और ये माइनस 7 को उधर ले जाएगा तो इधर माइनस 49 पहले से है,
-7 उधर चल जाएगा, +7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा, x - 7y अब बराबर कितना 49 में 7 गया 41, -41 होगा। आई -41 को इधर ले आएगा, +41 हो जाएगा। हाँ और 9 में 7 गिर, हाँ -42 हो गया। तो इसको इधर ही रहना, तो समीकरण 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक और दूसरा समीकरण निकलेगा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो। तो ये पहला समीकरण हो गया, इसमें एक और समीकरण निकलेगा। ठीक है, दूसरी बार कह रहा है, इसमें दूसरी बार कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, देखो अब से 3 साल बाद का मतलब क्या हुआ कि आफ्ताब का उम्र x है और 3 साल बाद कितना होगा। तो मान लेते हैं आफ्ताब का उम्र अभी 20 है, तो 3 साल बाद कितना होगा 20 3 23। उसी तरह आफ्ताब का उम्र है ना 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र या आयु कितना हो जाएगा। अभी है x, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 नहीं हो जाएगा, x + 3 साल 3 वर्ष। तथा उसकी 3 वर्ष बाद को हम पश्चात भी कह सकते हैं। तो 3 साल पश्चात या 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, अभी पुत्री का कितना है वर्तमान उम्र y, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा y + 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ फिर हम पुनः प्रश्न से यानी प्रश्न में फिर से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का राजा हूं। मैं कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे, किससे, पुत्री से 3 गुनी आयु का राजा हूंगा। तो 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितना है x + 3, और 3 साल बाद क्या हो गया उसकी पुत्री का आयु y + 3। कहता है, ये कहता है आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे यानी पुत्री से कितना गुना राजा हूँ, 3 गुना है। तो इसका 3 गुना ये रह जाएगा, तो इसमें क्या कर दो 3 से गुना कर दो, बराबर में हो जाएगा। समझ रहा है कि ना, कह रहा है आफ्ताब कह रहा है यानी 3 साल बाद आफ्ताब कह रहा है, और 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु जो है वो आफ्ताब के है ना उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा आफ्ताब का आयु। ठीक है, यानी 3 साल बाद का बात हो रहा है। तो 3 साल बाद आफ्ताब की आयु, 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, ये 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 3 गुना है ये, तो इसको बराबर करना है। क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। मान लेते हैं कि इसका उम्र है 3 साल बाद कितना 7, और इसका उम्र है 3 साल बाद कितना 21। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कह रहा है आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो देखो 3 गुना है कि नहीं है, इसका 3 गुना 27 है ना, 3 गुना है। तो इसमें इसका 3 गुना है ये, तो इसका 3 गुना, तो इसी में 3 से गुना कर दो। बोलो बराबर हो गया दोनों तरफ। इसलिए इक्वेशन को बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, तो इसमें जिसका 3 गुना कर रहा उसी में 3 से गुना कर देंगे। तो उसकी पुत्री का 3 गुना है ये, किसका 3 गुना है, पुत्री का आयु का। तो पुत्री ये में 3 से गुना कर दिया, क्या हो गया बराबर। यहाँ से फिर एक समीकरण निकलेगा x + 3 बराबर क्या हो गया 3 गुना y, 3y + 3 गुना 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x + 3y को इधर ले आओ, -3y हो जाएगा, बराबर का बराबर, इधर बचा 9, + 3 जाएगा उधर -3। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा x - 3y = 3 6। क्या हो जाएगा 6। ये समीकरण 2 हो गया।
समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसको पता करने के लिए क्या ये मनोरंजक है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको A1 A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात में तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, तो ये 3 कंडीशन से कई क्वेश्चन भी आता है ना। तो इस कंडीशन को पहले पता देख लो। तो देखो यदि A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से A1 A2 का अनुपात, B1 B2 और C1 C2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना करेंगे A1 A2 यानी A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 में तुलना करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जब तुलना करेंगे यानी A1 बटे A2 का अनुपात क्या आया, B1 बटे B2 का अनुपात क्या आया और C1 बटे C2 का अनुपात क्या आया, इसमें यदि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर यदि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का अनुपात, B1 बटे B2 का अनुपात बराबर नहीं हुआ, ठीक है, बराबर नहीं हुआ, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटे B2, तो यहाँ पर क्या होगा, जब अनुपात बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है ना वो इसका जब हम ग्राफ निरूपण करेंगे, ग्राफ निरूपित करेंगे, तो इसका जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 का 2 रेखा प्राप्त होगा और वो दोनों रेखा कैसा प्राप्त होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं, यानी एक समीकरण का एक रेखा और दूसरी समीकरण का दूसरा रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देगा ग्राफ निरूपण में। ठीक है, तो यानी ये तीनों कंडीशन याद रखना है। जब पहला कंडीशन ये होगा, ठीक है, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटे B2, तो यहाँ पर जो इसकी रेखाएं प्राप्त होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। कैसा रेखाएं प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा और प्लस में इसमें एक हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, तो केवल एक हल, कितना हल, केवल एक हल निकलेगा और इसी को कहते हैं हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोलेंगे इसी को, क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। तो पहला कंडीशन सबको समझ में आ गया। हम 2 समीकरण हमें दिया रहेगा, उसका A1 A2, B1 B2 और C1 बटे C2, यानी A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हमें यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटा B2, तो यहाँ पर जो हम ग्राफ ही निरूपित करेंगे वो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा, यानी ऐसे। ठीक है, और चूंकि प्रतिच्छेद करेगा तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसमें केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, केवल एक हल, और उसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अद्वितीय हल कहते हैं। बस समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा, इस समीकरण युग्म को हम क्या बोलेंगे, जब एक हल निकल रहा है यानी हल निकल रहा है तो इसको हम संगत समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म कहेंगे हम इसको, संगत समीकरण युग्म कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो जब कहेगा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो रहा है तो बताइए ये संगत समीकरण युग्म है कि असंगत समीकरण युग्म है, तो ये संगत समीकरण युग्म होगा, क्योंकि हल निकल रहा है तो संगत है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमको 2 चर वाला 2 समीकरण दे देगा और कहेगा बताइए ये संगत समीकरण युग्म है कि असंगत समीकरण युग्म है, तो तुमको A1 बटा A2 का वैल्यू, B1 बटे B2 का वैल्यू और C1 बटे C2 का वैल्यू निकालना होगा।
और तुलना करना होगा। यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटा B2, इसका मतलब उसमें हल निकलेगा, और हल निकलेगा तो वो संगत समीकरण युग्म होगा, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं इसमें प्राप्त होगा, और इसमें केवल एक हल निकलेगा। तो ये ध्यान में रखना, ये तीनों कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा इसका शर्त है कि यदि जो A1 है, A1 बटे A2, और ये जो B1 बटा B2 है, और ये जो C1 बटा C2 का मान है, वो तीनों बराबर हो जाए, यानी तीनों अनुपात बराबर हो जाए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 हो जाए, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी एक समीकरण का जो रेखा प्राप्त होगा, दूसरे समीकरण का भी रेखा उसी पर से गुजरेगा, यानी संपाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, संपाती। तो यहाँ पर जो रेखाएं प्राप्त होगा वो संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होगा, एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजरना, यानी ओवरलैप करना, समझे कि नहीं, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर होगा, इसलिए दोनों समीकरण का जो है वो अनुपात क्या होगा, A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात, और C1 और C2 का अनुपात क्या होगा, यदि बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो जो ग्राफ ये निरूपण करेंगे तो उसमें जो है ना, दोनों समीकरण का जो सरल रेखा होगा वो एक ही रेखा पर दोनों होगा। इसलिए इसमें अनगिनत हल निकलेगा, अनगिनत हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा। और चूंकि ये भी, इसमें भी हल निकल रहा है, चाहे एक हल निकले या अनेक हल निकले, तो ये संगत समीकरण होगा। क्या होगा, संगत समीकरण, समीकरण युग्म होगा, ठीक है। तो ये संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, दो समीकरण दे देगा और A1 के जगह पर K दे देगा और कहेगा कि K का मान ज्ञात कीजिए, है ना, K का मान ज्ञात कीजिए, जबकि संगत समीकरण युग्म कैसा है, यानी समीकरण युग्म कैसा है, कहेगा प्रतिच्छेदी है, तो ये वाला कंडीशन लगा दो। कहेगा संगत है, तो ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, है ना। कहेगा कि तुम्हारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो K का मान निकालने के लिए ये वाला शर्त लगा देंगे। तो आगे इसको ये क्वेश्चन मिलने वाला है प्रश्नावली 3.2 में, इसलिए पहले हम इसी को बताना चाह रहे थे 3.2। अब हमको यहाँ ग्राफ बताना है, तो हम चले आए किस में, ये कंडीशन वाला हम चले आए, समझा कि नहीं। तो और यहाँ पर ये भी हम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि क्या ये मनोरंजक है, ये पता करने के लिए हमको ये बताना पड़ रहा है अभी, नहीं तो अगला प्रश्नावली में हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसलिए कभी तो पढ़ना है, इसी में पढ़ लेते हैं। चलो अगला कंडीशन देखो, तीसरा नंबर क्या होगा, यदि ये जो A1 और A2 का जो अनुपात है, यानी अनुपात मतलब A1 बटे A2, B1 और B2 का जो अनुपात है, यानी B1 बटे B2, और C1 और C2 का जो अनुपात है, यानी C1 बटे C2, यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो जाए, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, जो ग्राफ हम निरूपित करेंगे उसमें दोनों रेखा क्या होगा, एकदम समांतर होगा। एकदम जब समांतर होगा तो कहीं कटेगा ही नहीं, और कटेगा ही नहीं तो हल होगा ही नहीं, और हल नहीं होगा, इसको हम कहेंगे क्या, समांतर रेखाएं प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, समांतर रेखाएं, यानी समांतर रेखाएं प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 हो जाए, तो वो जो समीकरण युग्म है उसका ग्राफ निरूपण कैसा होगा, वो एकदम समांतर रेखा प्राप्त होगा ऐसे। इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें एक भी हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, इसको हम कहेंगे असंगत समीकरण युग्म। क्या कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म। यही है ये तीन कंडीशन, और इस पर लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से दिमाग में रखना होगा, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और तभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमको क्या ये मनोरंजक है, तो पता करेंगे यहाँ से A1 और A2 का मान निकालेंगे, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मान निकालना होगा, तब पता चलेगा कि ये मनोरंजक है कि मनोरंजक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर ग्राफ निरूपण करना होगा। समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, A1 बटे A2, तो ये कंडीशन सबको मालूम हो गया कि नहीं हो गया, है ना? लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, हालांकि ये तुम्हारा बुक में जो है ना दिया हुआ है, हम समझा दिए यहाँ पर, तुम लोग को बुक से भी लिख सकता है ये, है ना? इसको मिटा दे। तो ध्यान से ध्यान में रखना है, यदि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का अनुपात बराबर नहीं हो तो बोलो इसका जो है ना रेखा प्राप्त होगा वो कैसा रेखा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा है। कैसा रेखा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। और जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा तो कितना हल निकलेगा, कितना हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। और जब हल निकलेगा तो इस समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, संगत समीकरण युग्म। दूसरा कंडीशन, जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए तो यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होगा वो संपाती होगा। मतलब क्या होगा, संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा गुजरेगा। ठीक है, और इसमें अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, मतलब अनगिनत हल निकलेगा। और जब हल निकल रहा है तो इस समीकरण युग्म को कहेंगे संगत समीकरण युग्म। तो यानी दोनों कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन में दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत होगा। जबकि तीसरा कंडीशन जो है, जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 तो यहाँ पर समांतर रेखा प्राप्त होगा। और जब समांतर रेखा प्राप्त होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो इसको संगत समीकरण युग्म नहीं कह सकते हैं, इसको कहेंगे कि असंगत समीकरण युग्म है, या इसको हम विरोधी समीकरण युग्म भी कहेंगे। असंगत समीकरण युग्म को क्या कहेंगे हम, विरोधी, और संगत समीकरण युग्म को हम अविरोधी भी कहेंगे। तो ध्यान में रखना, कभी संगत समीकरण कह देगा, कभी अविरोधी कह देगा, कभी असंगत कह देगा तो कभी विरोधी कह देगा। तो संगत समीकरण युग्म को ही हम अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं और असंगत समीकरण युग्म को ही हम कहते हैं विरोधी। विरोधी करने का मतलब हुआ उसमें हल नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। चलो देखो, तो क्या अभी हम दो समीकरण यहाँ से निकाले? जी सर। कौन कौन समीकरण है बोलो जल्दी। पहले मैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ से हमको A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान निकालना है, तभी पता चलेगा। तो बोलो A1 बटे A2, देखो A1 बटे A2 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान क्या है, x, समीकरण एक का x का गुणांक को A1 कहेंगे तो कुछ नहीं तो +1 है। ठीक है, बटे दूसरा समीकरण का A2, x का गुणांक A2 होगा, क्या है यार, उसमें तो 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। दूसरा अब क्या निकालेंगे, B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो B1 का वैल्यू क्या है, y का गुणा, समीकरण 1 के y के गुणांक को हम B1 कहते हैं। तो क्या है B1 -7 और बटे B2 क्या है, तो समीकरण 2 के y के गुणांक को हम क्या कहते हैं, B2। तो B2 कितना है, -3, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या होगा 7 बटा 3। अब बताओ A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। यानी इसका हल निकलेगा, हल निकलेगा तो ये मनोरंजक नहीं है। क्या है, ये मनोरंजक नहीं है, इसका हल निकलेगा। और हल निकलेगा तो इसको ग्राफ विधि से हल निकालने का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, अभी बताया है पहला कंडीशन। और जब बराबर नहीं है इसलिए यहाँ से क्या निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी संगत समीकरण युग्म है, इसलिए ये मनोरंजक नहीं है। ठीक है, यानी इसका क्या निकलेगा,
संगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है। इसलिए संगत समीकरण युग्म है, या ऐसे लिखो समीकरण युग्म, युग्म क्या है, संगत है। इसलिए क्या है, ये जो स्थिति है मनोरंजक स्थिति नहीं है, क्या है, तो लिखेगा यह मनोरंजक नहीं है, ठीक है। क्या यह मनोरंजक है, तो लिखेगा नहीं, यह मनोरंजक नहीं है, मनोरंजक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जब मनोरंजक नहीं है ना, तो इसको फिर ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको यहाँ पर निकालना होगा मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी निकालना होगा और समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालना होगा, फिर उसको ग्राफ विधि से हल निकालना होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसको उतारो तो, अब इसका क्या निकालना है, ग्राफीय निरूपण करने के लिए, यानी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए इसका सबसे पहले हमको मान सारणी निकालना होगा। और मान सारणी क्या है, तो सबसे पहले देखो मान सारणी क्या होता है, ठीक है। हम इधर मान सारणी निकालते हैं, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 का पहले मान सारणी निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं मान सारणी, तो लिखते हैं समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी निकालेंगे, तो मान सारणी में क्या होगा, वही x और y का वैल्यू होगा, x और y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, x का 2 वैल्यू लेंगे और y का 2 वैल्यू, फिर इधर लिखेंगे समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक है। x y, चलो बोलो तो समीकरण में क्या है, x माइनस 7y बराबर -42, यही है ना। तो यहाँ से हम x का वैल्यू ऐसा रखेंगे, ऐसा रखो, सरल वैल्यू रखो, ताकि y का भी सरल वैल्यू आए, तब ना तुमको वहां पर ग्राफ कॉपी पर उसको बैठाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो यदि हम x का वैल्यू देखो यहाँ 0 ले लें, x का वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो बताओ तो x का वैल्यू 0 हो गया, तो खत्म, 0 खत्म, बचा -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 उधर चल जाएगा, गुना से भाग में 7 छक 42, y का मान कितना आया, ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अब बताओ यदि हम y का वैल्यू 0 ले लें तो x का वैल्यू -27 हो जाएगा, -42 हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम ग्राफ कॉपी पर बैठाने में बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए हम ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं y का, और नहीं तो x का ही वैल्यू फिर दूसरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि हम x का लिए हैं एक बार तो दूसरी बार y का ही लेना पड़ेगा, है ना। हम x का ही वैल्यू फिर से ले सकते हैं। तो यदि हम x का वैल्यू कितना ले लें, x का वैल्यू यदि हम ले लें 7, तो यहाँ पर 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू कितना ले लें, कितना ले लें इसको, 27 हाँ, y का वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3। तो बताओ जब y का वैल्यू यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, तो देखो x का x -7 और गुना y का वैल्यू हम 3 ले लेंगे,
अब बराबर क्या रहा -42। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 7×21 बराबर -42। ठीक है, अब यहाँ से तो इसका वैल्यू होगा कितना -21 ही हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा नहीं, तो छोटा वैल्यू 4 रखते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 रखते हैं, 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 और 35, हाँ 5 ही रख देते हैं। ठीक है, आसान होगा। 7 5 रख दिए तो y का वैल्यू 5, तो 7 पचे 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35, -35 चल जाएगा उधर, क्या हो जाएगा +35 हो जाएगा। तो x बराबर -42, -35 उधर जाएगा, +35 हो जाएगा। अब देखो -42 और +35 कितना हो जाएगा, यानी 42 में 35 घटेगा, कितना आ जाएगा -7 होगा। -42 + 35 कितना होगा -7। बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया, -7 हो गया। ये मान सारणी निकल गया। अब दूसरा का निकालते हैं मान सारणी। ठीक है, मान सारणी कैसे निकालते हैं पता चला। जी सर। x का या y का ऐसा सरल वैल्यू लेते हैं, ऐसा पूर्णांक में लेते हैं कि y का भी वैल्यू क्या हो जाए या x का भी वैल्यू क्या निकल जाए, पूर्णांक में निकले या सरल वैल्यू निकले, तो तुमको बैठाने में यहाँ पर सुविधा होगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे सरल वैल्यू लेना है। अब दूसरा समीकरण क्या है बोलो तो, x - 3y x - 3y बराबर 6। अब बोलो x का वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, कितना ले लिए, तो बोलो y का वैल्यू क्या होगा, 0 का मतलब खत्म, -3y बराबर कितना हो जाएगा बराबर 6, कि -3 उधर चल जाएगा गुना से भाग में, तो 3 दूनी 6, -2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया -2। कितना आसान हो गया, छोटा हो गया। दूसरा फिर अब हम y का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो आसान हो जाएगा, x का x -3 गुना y का वैल्यू हम ले लिए 0, तो बोलो 3 गुना 0 0 हो गया, तो x - 0 x, अब बराबर इधर क्या रहा 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6। अब इसी को क्या करना है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, ये एक दो रेखा खींचते हैं, है ना, यानी एक कार्तीय तल लेते हैं। कार्तीय तल समझ में आ रहा है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाए हैं। अब बताओ इसको मूल बिंदु कहेंगे O, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है ना। इसको कहेंगे हम x, इसको कहेंगे x', ये होगा y, और ये क्या होगा, ये नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं थोड़ा सा और जी दिखाई दे रहा है y'। ठीक है, अब बताओ हमको यहाँ पर जो है इकाई मानना होगा, कितना इकाई मतलब कितना घर में कितना वर्ग को हम एक इकाई मान रहे हैं, है ना, वो इकाई लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, अब ग्राफ कॉपी में दिखाते हैं। ग्राफ कॉपी में जो है ना, 2 मोटा लाइन के बीच में 10 गो घर रहता है। कितना घर रहता है 10 घर रहता है। तो वो 10 घर को हम एक इकाई मान लेंगे, तो 20 घर को 2 इकाई, 30 घर को 3 इकाई, तो वो हम इस मान सारणी के हिसाब से मानते हैं, इकाई लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हुआ, तो इसको हम एक इकाई ले लेंगे। फिर आगे 10 एकक 2 इकाई, फिर आगे 10 एकक 3 इकाई, 4 5 6 7, है ना, ऐसे। फिर इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -1 -2 -3, है ना, -4, ये -5 -6 -7। ठीक है, उसके बाद क्या होगा y पर, इधर क्या होगा +1, क्या होगा +1 +2, यानी 10 घर बराबर एक इकाई माने हैं, तो यहाँ ले लेगा माना 10 वर्ग बराबर 1 एकक, या 1 इकाई बोलो। ठीक है, तो हम यहाँ 10 घर को, यहाँ से यहाँ 10 घर होगा 1 एकक, आगे 10 घर 2 एकक, आगे 10 घर 3 एकक। ठीक है, क्यों लिया है ऐसा, क्योंकि यहाँ छोटा वैल्यू है, यही बड़ा वैल्यू रहता तो हम 10 वर्ग को हम 5 एकक मान सकते थे, 3 एकक मान सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो वो ग्राफ वाला कागज है वो छोटा है ना। तो छोटा में हम यदि एकक, यदि ज्यादा वर्ग का हम छोटा एकक ले लेते हैं तो उस पर दिखाने में मुश्किल होगा, अटेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे,
बड़ा को, है ना, मतलब बड़ा एक वैल्यू ले लेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा ले रहे हैं, 10 वर्ग को एक एकक, हम यहाँ मान सकते हैं 10 वर्ग को हम 10 एकक भी बोल सकते हैं, है ना। तो अपनी इच्छा के अनुसार, यानी यहाँ पर मान सारणी के हिसाब से, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4। अब जितना जरूरत है उतना लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैठाते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा 6, समझ कि नहीं। तो हम बताए हैं जब x का वैल्यू 0 होगा तो वो बिंदु जो होगा वो कहाँ पर होगा, y पर होगा, और दोनों 0 हो जाएगा, x और y दोनों 0 होगा तो वो कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा ना। तो बोलो x 0 है और y 6 है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, y पर होगा, क्योंकि x 0 है तो y पर होगा, y कितना है 6, तो y +6 है ना। तो यहाँ +4 +5 +6, यानी ये बिंदु होगा यहाँ पर। इस बिंदु को कहेंगे हम 0,6, क्या कहेंगे 0,6। अब दूसरा है क्या, x का वैल्यू -7, -7 यानी बाई ओर, मूल बिंदु के बाई ओर, यहाँ पर है -7 और y का वैल्यू है 5, कितना है +5। इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर में कहाँ होगा, ये इसके सीध में +5 के सीध में यहाँ होता है और -7 के सीध में यहाँ होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, तो ये बिंदु हम मान लिए यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ये, इसको हम इस बिंदु को क्या कहेंगे -7,5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे -7,5, ये बिंदु हो गया -7। अब देखो इसको मिला दो, तो इसको मिला देगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ग्राफ कॉपी पर बनाएगा तो होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है x का मान 0 y का मान -2। तो x का मान जब 0 होता है तो वो बिंदु y पर होता है, तो y का मान कितना है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -2, यानी क्या हो जाएगा ये 0,-2, ठीक है। और दूसरा बिंदु है 6,0, जब y 0 है तो वो बिंदु कहाँ पर होता है 6 पर, y 0 होता है तो वो बिंदु कहाँ होता है x पर, तो यहाँ पर x कितना है 6, तो 6 पर हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे क्या 6,0, ठीक है। अब इसको मिला दो, दोनों अब कैसे मिलेगा, तो वो जो स्केल से मिलाएगा, दोनों बिंदु को एक सीध में रख करके मिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलाते हैं, तो हाथ से मिला रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ होगा, ठीक। अब जा करके इसको जब इसको आगे बढ़ाएगा, यहाँ तो कॉपी छोटा हो गया, नहीं बोर्ड छोटा पड़ गया, इसलिए हम वैल्यू क्या कर रहे थे, छोटा ले रहे थे, मतलब, है ना। तो यानी ये वैल्यू छोटा ले, थोड़ा सा और यहाँ 2 एकक मान लेते तो बढ़िया होता, 3 एकक मान लेते बढ़िया होता, तब इस पर बड़ दिखता तुमको। इसको बढ़ाते जाएगा, कहीं पर जाकर के कट जाएगा, जहां पर जाकर के कटेगा वहीं पर इसका क्या होगा, वहीं पर इसका हल होगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक हल निकलेगा, और जब एक हल निकल रहा है तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाकर के प्रतिच्छेद करेगा ही। तो यहाँ पर अभी दिखाना मुझे दिक्कत हो रहा है ना, जबरदस्ती हम दिखा सकते हैं, ऐसे यदि कर दें तो ऐसे यहाँ पर कट सकता है, ठीक है। तो इसको जाकर के ग्राफ कॉपी पर बनाएगा तुम लोग, और ग्राफ कॉपी पर बनाएगा, और इसको थोड़ा सा क्या करना, बाएं साइड में लेना, जो ग्राफ कॉपी है उसके बीचों बीच नहीं लेना, है ना, ऐसा लेना, ऐसा खींचना है। ये जो कार्तीय तल है यानी एक्स, ये जो y अक्ष और x अक्ष को ऐसा खींचना ताकि इधर भी बाएं साइड यानी -7 आ जाए, है ना, और इधर भी क्या हो जाए, हमको ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद करते रेखाएं भी वहाँ पर क्या आ जाए, अन्य तो फिर आगे चल जाएगा, कॉपी के बाहर चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि वहाँ हल कितना आया। अभी जैसे पता नहीं चल रहा है कि इसका हल कितना आएगा, क्योंकि कटता जा करके और देखते कि कहाँ पर जाके कट रहा है, तब ना वो वही बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हल होता है। तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, तुम लोग जा करके घर में जा करके ग्राफ कॉपी पर बनाएगा और देखेगा कि कहाँ पर कट रहा है, किस बिंदु पर कट रहा है, जिस बिंदु पर कट रहा है वही बिंदु इसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, अब अगले क्लास में बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है।